गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे हम पढ़ रहे थे लास्ट में हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने देखी सेक्शन 10 रिवाइज की और सेक्शन 11 के बारे में थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन आपको दी थी। तो चलो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कौन सी सेक्शन 11 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट से जो डील करती है अपील्स के साथ। अपील जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो दोबारा से देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी, मान लो ए और बी पार्टीज जो है, ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में एक डिस्प्यूट है, उनका केस चल रहा है रेवेन्यू कोर्ट में एंड कोर्ट इज ऑफ लेट अस सपोज तहसीलदार। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास क्या होते हैं? असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं तहसीलदार फर्स्ट क्लास। ठीक है, मान लो एक रेवेन्यू केस चल रहा है ए पार्टी और किसके बीच में? बी पार्टी के बीच में। ठीक है, क्या होता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो फैक्ट्स फिगर्स देख करके, रिकॉर्ड देख के, स्पॉट देख के, हर चीज़ देखने के बाद जब वो प्रोसीडिंग होगी, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के बाद ऑर्डर दे देते हैं। मान लो किसके फेवर में ऑर्डर जाता है? बी के फेवर में जाता है। और किसके अगेंस्ट जाता है? मान लो ए के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, ऑर्डर किसके फेवर में जाता है? बी के फेवर में जाता है। और अगेंस्ट किसके जाता है? ए के अगेंस्ट चला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर ऑर्डर हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर कर दिया इन फेवर ऑफ बी एंड अगेंस्ट ए, इट डजंट मीन्स कि ये फाइनल बाइंडिंग हो गई। इसके बाद अगर ए को लगे कि भाई ठीक है, अगर मान ले ए को लगे कि ठीक ही था, उसी का फेवर होना था, तो ए तो क्या करेगा? चुप रहेगा। अगर उसको लगे कि भाई ये ऑर्डर मेरे फेवर में होना चाहिए था, तो गलती से रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या कर दिया? मेरे अगेंस्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा? फिर उसके पास एक ऑप्शन और है, वो क्या कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 के मुताबिक वो क्या कर सकते हैं? उनसे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास से ऊपर की कोर्ट में, यानी कि मान लो कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर, उनकी कोर्ट में वो क्या कर सकता है? बंदा अपील कर सकता है। ठीक, समझ आई? मेरा कहने का मतलब ये है कि अपील जो है ये प्रोवाइड होती है सेक्शन 11 में। अगर किसी के अगेंस्ट कोई केस जाता है इन बाई रेवेन्यू कोर्ट, एनी रेवेन्यू कोर्ट, तो वो बंदा क्या कर सकता है? वो पार्टी क्या कर सकती है? सेकंड, उसके जिस कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस गया है, ऑर्डर हुआ है, उससे ऊपर वाली कोर्ट में वो जा सकता है। अगर असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास यानी कि तहसीलदार ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो उसके अगेंस्ट वो कहाँ जा सकता है? उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाएगा? कलेक्टर के पास। अगर कलेक्टर ने किया है ऑर्डर, तो उसके खिलाफ वो कहाँ जाएगा? डिविजनल कमिश्नर के पास, कंसर्न्ड डिविजनल कमिश्नर। यहाँ पे याद रखिएगा, कंसर्न्ड डिविजनल कमिश्नर। अगर कलेक्टर बिलोंग्स टू डिवीज़न जम्मू, तो फिर वो बंदा जो है वो जाएगा डिवीज़न डिवकाम जम्मू के पास, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के पास। अगर ये केस श्रीनगर का है, कश्मीर का है, तो फिर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के पास। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट, अगर फैसला ही डिविजनल कमिश्नर ने दिया है, चाहे डिविजनल कमिश्नर जम्मू है, चाहे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है, इन दैट केस जो अपील होगी वो किसके पास होगी? दैट विल बी विद द फाइनेंशियल कमिश्नर। ओके, तो अपील किसके पास होगी? फाइनेंशियल कमिश्नर के पास अपील होगी, एफसी साहब के पास अपील होगी। ठीक, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि मानो एक ऑर्डर, जैसे एग्जांपल दी मैंने कि ऑर्डर अगेंस्ट ए हुआ था, फेवर बी हुआ, बी के फेवर में हुआ था। अब जो ए है ये अपील लेके चले जाते हैं कलेक्टर के पास, क्योंकि वो ऑर्डर किसने दिया था? तहसीलदार ने, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास। ठीक, तो उन्होंने दिया था, तो ऑर्डर के अगेंस्ट बंदा चला जाता है कलेक्टर के पास। ठीक, अब अगर कलेक्टर भी सेम फैसले को ही बहाल रखते हैं, वो सेम जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास ने ऑर्डर दिया था, तो अगर उसी ऑर्डर को क्या करते हैं? वो कन्फर्म कर देते हैं, तो फिर जो है अपील आगे नहीं होगी। ठीक, आगे अपील नहीं होगी। सिर्फ एक ग्राउंड बन सकता है, वो बन सकता है सेक्शन 100 ऑफ सी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1977, उसके तहत वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ हो रहा है, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
कई बार क्या होता है, जहाँ एक सिविल प्रोसीजर कोड 1977, तो जहाँ एक चीज और होती है, वेयर एनी सच ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड ऑन अपील बाय द कलेक्टर। जहाँ कई बार ये भी हो सकता है कि कई बार ऑर्डर मॉडिफाई भी हो जाए, अपील बाय द कलेक्टर, द ऑर्डर मेड बाय द डिव कमिश्नर, उस केस में भी मॉडिफाई हो सकता है। ठीक, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट कलेक्टर क्लास फर्स्ट यानी कि कौन है, ये तहसीलदार, और असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास कौन होता है, नायब तहसीलदार। ठीक है, मान लो अगर मान लो असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास जो है दर्जा दोयम, इन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, तो कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट में बाई स्पेशल एम्पावर कर सकती है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को कि असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की। ठीक है, उस केस में असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास जो नायब तहसीलदार का ऑर्डर होगा, उसकी अपील तहसीलदार के पास भी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डेवलप। अपील्स, रिवीजन्स एंड रिव्यू, लिमिटेशन कितनी होती है इनकी। ठीक है, अपील्स, रिवीजन्स एंड रिव्यू लगभग बराबर ही होती है सबकी जो है, तो सिर्फ हम याद रखेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा अपील्स के बारे में। अभी हम ये यहाँ पे नहीं हमने देखा कि रिवीजन क्या है और रिव्यू क्या है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने अपील्स देखी। ठीक, तो अपील्स के बारे में हमने अभी पढ़ा अपील्स का, तो हम याद रखो, अगर कलेक्टर के पास अपील जाएगी, ठीक, जहाँ किसी केस में अभी मैंने बताया असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास भी अपील ले सकते हैं, उनके पास भी अपील हो सकती है। किस केस में, जिस केस में नायब तहसीलदार के ऑर्डर को की अपील होगी, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास। इसके इनसे ऊपर जो भी जिसके पास भी अपील होगी कलेक्टर तक जो भी अपील होगी, उसका टाइम कितना है, 60 डेज। ठीक, 60 दिन तक, यानी कि when the appeal lies to the collector or an assistant collector of first class, जब अपील किसके पास है, तहसीलदार के पास है, तहसीलदार से के ऊपर एसडीएम के पास हो सकती है, कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर एसीआर के पास हो सकती है, या फिर कमिश्नर के पास हो सकती है, या कलेक्टर के पास हो सकती है, डिप्टी कमिश्नर के पास या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो बेसिकली डिप्टी कमिश्नर वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वर्ड दोनों ही सेम है, डिप्टी कमिश्नर इज आल्सो कलेक्टर वही होते हैं, बट जब हम ये रेवेन्यू केसेस की बात करें तब डिप्टी कमिश्नर इज डेजिग्नेटेड एज कलेक्टर। जब हम रेवेन्यू केसेस की बात करते हैं तब डिप्टी कमिश्नर जो है वो डेजिग्नेट होते हैं एज ए कलेक्टर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब डिप्टी कमिश्नर जो है मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स के कलेक्टर ही बोल रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आ जाता है कि अगर अपील लाई करती है किसके पास, डिविजनल कमिश्नर के पास या एफसी के पास, तो उसका टाइम जो होता है 90 डेज का होता है। यानी कि अगर एक पार्टी का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली थी कि एक केस था ए और बी के बीच में, बी के क्या हुआ, फेवर में केस हुआ था, और ए के क्या हुआ, अगेंस्ट। अब ए वाला अगर ए वाले ने जाना हो किसके पास, इनके पास, इनके पास, यानी कि अपील उनकी कलेक्टर तक के पास है, असिस्टेंट कलेक्टर के पास है, तो वो उसके पास जो टाइम है विद इन 60 डेज उसको जाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर यही केस कहाँ हो, डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में हो और किस में हो, गिलगित नऊ। अगर आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे द डेट इज, आज का जो टाइम है दैट इज अप्रैल 2023 है, अप्रैल 2023 की डेट है। ठीक, आज के टाइम पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट जो है वो हो चुका हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जे.एंड.के जो है वो हो चुकी है रीऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से जे.एंड.के स्टेट जो है